नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पे। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही आज 4 बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे, उसकी एक एक बारीकी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। वही जो 4 बड़ी खबर है उसमें पाक अभिनेत्री ने की है दिल्ली पुलिस से मांग। मतलब पाकिस्तान की अभिनेत्री सहर शिनवानी ने दिल्ली पुलिस से मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई को लेकर। वही दूसरी खबर है इमरान के बाद पीटीआई किसकी। सवाल यह है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि इमरान खान पीटीआई का नेतृत्व कर रहे हैं और जेल जाने के बाद आखिर पीटीआई का नेतृत्व कौन करेगा। वहीं तीसरी खबर है बागेश्वर धाम से गायब हो रहे लोग। अब बागेश्वर धाम का जो जादू है फिलहाल चल नहीं रहा, इसकी भी खबर आपसे रूबरू कराएंगे, इसकी एक एक जानकारी आपको बताएंगे। वहीं चौथी खबर है अतीक की मौत का बदला लेगा बेटा। यह सवाल है, अतीक का बेटा अब अतीक के मौत का बदला लेगा। आखिर इन्हीं 4 खबरों पर हम केंद्रित रहेंगे और इन्हीं 4 खबरों की आपको एक एक बारीकी से रूबरू कराएंगे। तो पहली खबर जो है हमारे पास वो पाक अभिनेत्री ने की है दिल्ली पुलिस से मांग। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर शिनवानी ने अक्सर ही भारतीय क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ियों को लेकर चर्चा में रहती है। वो हमेशा ट्वीट करती हैं और विरोध में। वहीं आपको बताते चले कि हमेशा ही वह अपने ट्वीट के जरिए ट्रोल भी होती हैं। कभी वह भारत को T20 वर्ल्ड कप में हराने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाड़ी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कभी भारत के जीतने पर अपना ट्वीट डिलीट करने की धमकी भी देती हैं। वहीं इस बार तो सहर ने सारी हदें पार कर दी हैं। सहर ने इस बार किसी भारतीय खिलाड़ी पर नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट किया है। वहीं पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर शिनवानी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा है और ट्वीट करते हुए कहा है कि किसी को दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक पता है, मुझे भारतीय पीएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। वो मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं। यानी उन्होंने जो ट्वीट किया उन्हें खुद अपने आईने में देखना चाहिए। फिलहाल उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अदालतों स्वतंत्र होने का दावा करती हैं, ऐसे में मुझे यकीन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मुझे न्याय मिलेगा। यानी कि एक तरफ भारत की अदालतों पर उनका विश्वास भी है और दूसरी तरफ उनका प्रधानमंत्री और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर सवाल भी है। ये बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि हमेशा पाकिस्तान की अभिनेत्री हो चाहे एक्टर हो या वहां की जो भी कलाकार हैं, उनकी जो भी खर्चा पूंजी चलता है, उनका रोजगार चलता है, उसमें भारत का 80% हाथ होता है। उन्हें यह पता है कि अगर हमें एक्टिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना है तो भारत के शरण में जाना पड़ेगा। भारत की बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, भारत की बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी हो, तमाम जो फिल्म जगत है उनमें जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में आकर चंद पैसे, वहीं भारत की फिल्मों में काम करने पर उन्हें बहुत पैसा मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें चंद पैसों से ही संतुष्टि लेनी पड़ती है। उन्हें लगता है कि भारत को लेकर अगर हम ट्वीट कर देंगे तो हमारे ट्वीट को देखने वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे। लेकिन उनका ये जो सवाल है, पाकिस्तान की अभिनेत्री हैं, हमेशा ये भारत के खिलाड़ियों पर ट्वीट करती रही हैं, आपत्तिजनक इनके ट्वीट रहे हैं, हमेशा इनको जवाब भी मिलता रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये सुर्खियां बटोर रही हैं। इसका कारण यह है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और भारत के तमाम न्यूज चैनल्स और तमाम दुनिया के न्यूज चैनलों में पाकिस्तान की जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसे दिखाया जा रहा है। तो इनको ये लगता है कि भारत के खिलाफ अगर हम ट्वीट करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री पर हम सवाल खड़ा करेंगे तो हमारे ट्वीट को भी तवज्जो मिलेगा। फिलहाल इनके ट्वीट को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये बचकानी बातें हैं। पाकिस्तान की जो अभिनेत्री महोदया हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत है। इसलिए इनकी ये सोच है कि भारत के खिलाफ ट्वीट करें, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करें, भारत के खुफिया एजेंसियों के खिलाफ ट्वीट करें। तमाम इनकी जो आरोप है, फिलहाल इन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि ये अभिनेत्री महोदया अब अपने ट्वीट के जरिए खुद ट्रोल हो रही हैं। फिलहाल इन्होंने भारत के खिलाड़ियों पर ट्वीट किया था और एक बार तो इन्होंने भारत के खिलाड़ियों का विरोध करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों से शादी करने की भी बात कह दी थी। फिलहाल इनके ट्वीट पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जहां ये ट्रोल हो रही हैं।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह जानकारी दी। उनके वकील फैसल चौधरी ने बताया कि खान को रेंजर्स ने उस वक्त हिरासत में लिया जब रिश्वतखोरी के आरोप में वह अदालत में पेश हुए थे। पूर्व सूचना मंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत पर रेंजर्स का कब्जा है और वकीलों को यातना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कार को घेर लिया गया है। इस बीच सवाल यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पार्टी को कौन चलाएगा और बड़े राजनीतिक फैसले कैसे लिए जाएंगे। हालांकि इमरान इन सवालों का जवाब अपनी गिरफ्तारी से पहले ही दे चुके थे। दरअसल उन्होंने अदालत के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले ही ये जानकारी दी थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके बाद पार्टी को चलाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं जेल जाता हूं तो सभी फैसले लेने के लिए मैंने एक समिति बनाई है। शनिवार सुबह इस्लामाबाद जाने से पहले उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी जान के लिए खतरा पहले से अब कहीं ज्यादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी और सेना उन्हें इस साल के आखिरी में होने वाले चुनाव में खड़े होने से रोकना चाहती है। उन्होंने अपने इस दावों को लेकर कोई सबूत नहीं पेश किए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि पाकिस्तान इस समय जल रहा है, जो आंतरिक गतिविधियां हैं, जो उनके यहाँ के नेता हैं खुद अपने घर में आग लगा रहे हैं। फिलहाल सवाल हमारा ये है कि अब पीटीआई को कौन संभालेगा। देखिए रवि, जिस तरीके से आज इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और इमरान खान के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर सरकार चल रही थी, हालात बिगड़े थे, पाकिस्तान खुद अंदरूनी हालातों से भी चल रहा है। उस हालात में ये बड़े संकट की बात है कि इमरान खान की पार्टी को वर्तमान में कौन संभालेगा, किस हालात में पार्टी होगी, किस हालात में पाकिस्तान की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और क्या व्यवस्था होगी, ये आने वाला समय बताएगा। मगर इमरान खान पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे, वो व्यवस्था को चलाएगी। मगर बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर खुद जेल चला जाएगा, वो देश किस भरोसे रह पाएगा। कमेटी क्या उस तरीके से निर्णय ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। ये सेम उस तरीके का हो गया जिस तरीके से बिहार के अंदर एक बार लालू यादव को जेल जाना पड़ गया था और वो अपनी अनपढ़ अंगूठा टेक पत्नी राबड़ी देवी को वो बिहार की कमान सौंप करके और जेल की यात्रा पे जेल यात्रा पे चले गए थे और बिहार के लोगों का भविष्य राम भरोसे छोड़ करके चले गए थे। ये जो निजी लालच है, ये जो निजी स्वार्थ है, ये पीछा नहीं छोड़ता राजनेताओं का। राजनेता चाहते हैं कि अगर उन्हें किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश गति छोड़नी पड़े तो वो राजगति वो राजपाट। वही राजीव जी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इस समय चल रहा है, जो गृह युद्ध मचा हुआ है, मौजूदा सरकार पूर्व सरकार यानी पूर्व प्रधानमंत्री को सलाखों के पीछे डाल रही है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, कानून व्यवस्था क्या कह रहा है, कोर्ट का क्या आदेश है कोई पता नहीं, कानून व्यवस्था कहाँ है वो भी पता नहीं। लोकतंत्र की दुहाई जो भारत को देखकर हमेशा पाकिस्तान देता है, उसका भी कोई पता नहीं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सोच है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान चलता रहा तो आने वाले कल में पाकिस्तान रह पाएगा, बचेगा? देखिए, पाकिस्तान की हालत पीछे से गृह युद्ध वाली है और वर्तमान में हालात बड़े खराब है। मगर पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इज्जत से विदा नहीं हुआ। चाहे आप नवाज शरीफ की बात देख लीजिए, चाहे परवेज मुशर्रफ की बात देख लीजिए, चाहे इमरान खान की बात देख लीजिए, किसी न किसी के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है कि या तो उसको अदालत ने सजा सुनाई है, जेल जाना पड़ा है, या उसको फिर देश छोड़ना पड़ा है। दरअसल एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। अब इन लोगों ने जिस तरीके के हालात उत्पन्न किए हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, पहले भी भुगतते रहे हैं। जब खुद पे बीतती है तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जब जंगल राज कायम होता है और खुद ही व्यवस्था चौपट होती है तब ये कहते हैं कि नहीं ऑल इज वेल। तो ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ राजीव जी, पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, आगजनी हो रही है, गाड़ियां जल रही हैं, लोग जल रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान की आवाम से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसे दंगे चाहिए,
क्या कश्मीर चाहिए, तो वो सीधे मना कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी यानी आटा, तेल, गेहूं, चावल ये चाहिए, जिससे 2 वक्त की रोटी हमें मिल सके, हम अपना जीवन यापन कर सके। यानी कि देखिए, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, चाहे आप पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखिए, चाहे सोशल दृष्टिकोण से देखिए, और चाहे आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, हर तरफ देखिए बदहाली ही बदहाली दिखाई दे रही है राजीव जी। रवि, एक कहावत है कि रोजी से ही रोजा है। अगर रोजी रोटी है तो वो जश्न भी मनाएगा, त्योहार भी मनाएगा, लोकतंत्र भी मनाएगा, राजपाट भी भोगेगा। सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान के लोगों के पास इस समय यह खड़ा हुआ है कि वो रोजी रोटी के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है। देश में गृह युद्ध जैसे हालात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को सत्ता इसकी बने या उसकी बने, उसे क्या मतलब है? उसे मतलब है उसको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले। और वो सब हालत चौपट है उनकी तरफ से। इमरान खान बने या सलमान खान बने, उन्हें तो एक बेहतर राष्ट्र में बेहतर सुविधाओं की जरूरत थी, और वो उनसे सब चौपट है। राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सत्ता पाने के लिए दंगे करा रही है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वर्तमान में इमरान खान हो। तो खामियाजे तो आम जनमानस को ही भुगतना पड़ता है ना, उसमें नुकसान देश का होता है। किसी भी देश में अगर गृह युद्ध होता है, किसी भी राज्य में अगर स्थिति विद्रोह की उत्पन्न होती है, तो उस राष्ट्र का, उस राज्य का ही नुकसान होता है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, नेताओं को नहीं भुगतना पड़ता। नेता तो ये देश छोड़ेंगे, दूसरे देश में जाके शरण ले लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे में जाके शरण ले लेंगे। आम जनमानस कहाँ जाएगा? वही राजीव जी महत्वपूर्ण एक सवाल है कि अब ये जो पाकिस्तान में गृह युद्ध मचा हुआ है, पाकिस्तान में चाहे इमरान खान हो, जो मौजूदा सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही है और ये जायज कार्रवाई है? इस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी इमरान खान पर? दरअसल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। पाकिस्तान की व्यवस्था ये है कि जो भी सत्ता में बैठा हुआ होता है, वो अपने से पूर्व वाले को उठा करके या तो सलाखों के पीछे डाल देता है या उसको कारावास में डाल देता है। और ये आज की व्यवस्था नहीं है। अगर आप मुगल कालीन राज की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बाप ने जो है बेटे ने बाप को कैद में डाल के गद्दी छीन ली है उनसे। राजतंत्र की यही बात है, यही परिभाषा है। जो ताकतवर होता है वो अपनी गद्दी बचाने के लिए या तो जो विपक्षी दल है उनको जेल में डाल देता है, या दूसरे से गद्दी छीनने के लिए उसको कारावास में डाल कर षड्यंत्र करता है। और ये ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा है। महाभारत में कंस ने भी ऐसा ही किया था, कौरव पांडव ने भी ऐसा ही किया था। जो जिसके हाथ लगा उसको जेल में डाल दिया, युद्ध हो गया, और जो जीत गया वही सिकंदर। तो परिस्थितियां चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हालात बदले नहीं है रवि। हालात आज भी वही के वही। बिल्कुल राजीव जी, सवाल यही है कि पाकिस्तान में ये परंपरा जो रही है, ये पहले से चली आ रही है कि जो मौजूदा सरकार होती है, पूर्व सरकार पर तमाम दबाव बनाती है, उन्हें सलाखों के पीछे डालती है। वहां का एक जो लोकतंत्र है वही आतंकवाद से घिरा हुआ लोकतंत्र है। फिलहाल राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी हमारे साथ चर्चा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बताते चले कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां आतंकवाद यानी सबसे बड़ा। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की चर्चाएं पूरे देश में है। देश दुनिया के लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम में रोजाना पहुंच रहे हैं। यहां सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को भक्तों की अधिक भीड़ उमड़ती है। यहां तक कि इन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा लेकर आने वाले कई लोग धाम में अपनों को भी खोते जा रहे हैं। यानी कि बागेश्वर धाम से अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं। उनका सुराग पुलिस भी लगाने में सक्षम नहीं है। बागेश्वर धाम से गायब होने वाले लोगों में कई तो मानसिक बीमारी है, और कई ऐसे जो हैं जो भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, जिनका भी कोई पता नहीं लग पाया है। अपने पिछड़े और गुमशुदा लोगों की तलाश में देश के दूसरे राज्यों के रहने वाले तमाम लोग थानों और धाम के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम चर्चाओं का विषय रहा। मध्य प्रदेश धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा नाम जो इस समय सुर्खियों में रहा, जिन्होंने तमाम पर्ची देखकर लोगों की इच्छाएं बताने वाले बागेश्वर धाम पर अब उंगलियां उठने लगी है।
फिलहाल लाखों की भीड़, पहुंचने वाली भीड़ में कई ऐसे लोग होते थे जो वहां पर पहुंचते उसके बाद वो लापता हो जाते थे। उनके परिवार के लोग आज भी उनको तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, पुलिस थानों में तहरीर दे रहे हैं, बागेश्वर धाम के कार्यालय में जाकर इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर उनके घर से जो गार्जियन, उनके घर के जो बेटे, जो लोग आए वो गए कहां पे, उनकी क्या सुराग है। फिलहाल अब इस समय बागेश्वर धाम चर्चाओं में एक बार फिर से बन गया है। आपको बताते हैं कि 4 महीने के भीतर 21 लोग लापता हुए हैं बागेश्वर धाम से। आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम को लेकर तमाम हिंदू समुदाय के लोगों ने तरह तरह के एक सनातन धर्म को लेकर उपाधि उनको दे रखी है और तमाम उनकी जो भाषा है, उनकी जो प्रतिभा है, उसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से बागेश्वर धाम से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सैयद हुसैन वकई हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़ रहे हैं। सैयद जी, सवाल वही कि लगातार अभी तक ये माना जा रहा था मध्य प्रदेश का छतरपुर जो बागेश्वर धाम और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से विख्यात रहा। हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग लाखों की संख्या में वहां पहुंचते थे, अपने दिक्कतों की समाधान के लिए जाते थे। लेकिन अब उनकी दिक्कत वहां जाने से बढ़ गई है। ऐसे बताया जा रहा है कि 21 लोग अभी तक वहां से लापता हो चुके हैं, जिनका कोई भी सुराग नहीं। उनके परिवार के लोग लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कि ये एक मामला धार्मिक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक धार्मिक मामला है कि बागेश्वर धाम में वहां पर इस तरीके की घटना हुई। दूसरी चीज, ये मामला जांच का है। सबसे पहली चीज, वहां की पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया? अगर वो लोग गायब हुए तो पुलिस की क्रिया क्या रही, जिस चीज पर उन्होंने क्या सुराग मिले किसी के, ये तो सबसे पहली चीज जांच का विषय है। लेकिन अगर इसको धार्मिक एंगल से आप अगर होकर देखना चाह रहे हैं कि वहां पर कोई ऐसा हादसा हुआ या कोई ऐसी चीज हुई, तो देखिए धार्मिक चीजों को अपराध से जोड़कर देखना मेरे लिहाज से या सूफी समुदाय के एतबार से बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये पुलिस की जांच का विषय है और दोषियों के ऊपर, ख्वाह वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या किसी भी मसलक या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हों, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस अपना काम बखूबी और अगर इंसाफ के साथ करेगी, बिल्कुल इस चीज के ऊपर जो भी शख्स गायब हुए उनको न्याय मिलेगा। अगर वो कहीं पर गायब हैं या कहीं पर किसी भी तरीके की कोई ऐसा हादसा हुआ है तो उसमें निष्पक्ष जांच हो तो इंशाल्लाह उस चीज में बिल्कुल सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी कि इसमें दोषी कौन। बिल्कुल सैयद जी, इस पर सवाल करना या धार्मिक मुद्दा, जैसा आपने कहा कि सवाल ये नहीं है कि ये धार्मिक मुद्दा है, सवाल ये है कि अगर इसके अलावा कोई मेला होता है, कोई जनसभा भी होती है, अगर उसमें भी कुछ लोग जाते हैं, अगर लापता होते तो कानून अपने तरीके से उन पर कार्रवाई करे। और जो जिम्मेदारी बागेश्वर धाम की है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके स्थान पर, उनके संस्थान पर अगर कोई जाता है तो वहां पर एक सुचारू रूप से जो गतिविधि है उसे पूरी की जाए। फिलहाल सैयद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये धमकी भरा ट्वीट जम्मू कश्मीर से किया गया था। धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल कश्मीर के पुंछ से ऑपरेट कर रहा है। जिस ट्विटर हैंडल द सज्जाद मुगल से धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया था, उससे अतीक अशरफ की हत्या को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर पिछले 23 दिनों में 23 ट्वीट किए गए हैं। वहीं 16 अप्रैल से 8 मई के बीच 23 दिनों में अतीक अहमद को लेकर 23 ट्वीट किए गए हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास से लगातार किए जा रहे ट्वीट से खुफिया एजेंसियों
की भी नींद उड़ी हुई है। वहीं कश्मीर के एक ही ट्विटर हैंडल से 23 दिनों में 23 ट्वीट किए गए अब सवालों के घेरे में है। जांच में धमकी भरे ट्वीट का पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।